नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बी ए पार्ट 3 से कवि सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। कवि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इनकी काव्य रचना छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ था, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा था। एक पर्वतीय ग्राम था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत चाय के बागानों के मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप से लकड़ी का व्यापार किया करते थे। माता सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर 6 घंटे बाद ही स्वर्गवासी हो गई। 4 भाई और बहनों में पंत सबसे छोटे थे। उनके बचपन का नाम गुसाईदत्त था। पंत की शिक्षा काशी और प्रयाग में हुई। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा का क्रम उनका बीच में ही छूट गया, लेकिन वे स्वाध्याय से निरंतर रत रहे। उन्होंने संस्कृत साहित्य के साथ विदेशी साहित्य का भी विशद अनुशीलन किया। पंत जी ने रूपा नामक पत्रिका का संपादन भी किया और जो कुछ समय बाद बंद हो गई थी। पंत ने साहित्यिकों की सहायता हेतु साहित्य संसद की नींव डाली। एक लोकायन संस्कृति पीठ का निर्माण किया। आप कई वर्षों तक आकाशवाणी से संबंध रहे। आपको चिदम्बरा कविता संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब आपने लोकायतन महाकाव्य को सोवियत रूप से पुरस्कृत किया गया। इनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णग्रहण, स्वर्णधुली, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, वाणी, आस्था, कला और पूरा चांद, लोकायतन और संत काम प्रमुख है। इनकी काव्य चेतना को हम देखेंगे तो पाएंगे कि पंत जी को काव्य सर्जन की प्रेरणा देने वाले तत्वों में प्रकृति के प्रति उनका अनन्य आकर्षण, देशी विदेशी ग्रंथों का अध्ययन, मानव पाश्चात्य कलावाद तथा सौंदर्यवाद के सिद्धांत का अनुशीलन करना है। कुछ विशिष्ट कवियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव एवं असहयोग आंदोलन तथा समसामयिक घटनाएं आदि प्रमुखता के साथ उनके रहे। छायावादी काव्यधारा में पंत जी का स्थान अपने सामयिक संदर्भों से जुड़ी हुई विकासमूलक सृजन यात्रा, रमणीय प्रकृति वर्णन, अतीन्द्रिय सौंदर्य चेतना, उदात्त प्रेमानुभूति, समन्वयवादी जीवन दर्शन तथा लाक्षणिक एवं गीतात्मक अभिव्यक्ति के कारण नक्षत्रों के मध्य ध्रुव तारे सा विशिष्ट है। आज हम इनकी कविता मून निमंत्रण का अध्ययन करेंगे। कवि अपने रहस्यवादी जीवन की भाव अभिव्यक्ति इस कविता में करते हैं। जो छायावादी लक्षण हैं उनको भी लिए हुए कवि अपने अज्ञात प्रियतमा की ओर संकेत करता है। कवि अपने अज्ञात प्रियतमा की ओर संकेत करता है और कहना चाहता है कि आखिर इस प्रकार से मुझे बुलाने वाली, मुझे निमंत्रण देने वाली तुम कौन हो। कवि प्रकृति के माध्यम से और अपनी जो आत्मिक अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि कहना चाहता है कि स्तब्ध ज्योत्सना जब सरल चांदनी इस संसार में फैली हुई थी। कवि कहता है कि रात के समय जब चांदनी छाई हुई थी, सरल चांदनी, कोमल चांदनी छाई हुई थी, चकित रहता शिशुसा नादान, और जो चंद्रमा था वो नादान शिशुसा चकित था इस संसार की शांति को देख करके। विश्व के पलकों पर सुकुमार और संपूर्ण विश्व एक मीठी नींद में सोया हुआ था।
क्या था? संपूर्ण विश्व एक मीठी नींद में सोया हुआ था, आना विचरते जब स्वप्न अनजान, और उस संसार की इस सुखद नींद में क्या है, अनजान स्वप्न विचरण कर रहे थे। न जाने नक्षत्रों से कौन, तभी न जाने इन तारों के बीच से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कोई अपनी ओर मुझे खींच रहा है, कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा है, ये चुपचाप बुलाने वाला कौन है? कवि आगे कहता है कि सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता तब तमसा का, दीर्घ भरता श्वास, समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावन धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। तो कवि कहता है कि सघन मेघों का भीमाकाश, भीमकाय मेघों से भरा हुआ आकाश, क्या था? भीमकाय मेघों से भरा हुआ, सघन मेघों से भरा हुआ आकाश था, गरजता तब तमसाकार, और घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, और गर्जना उठ रही थी। क्या उठ रही थी? गर्जना उठ रही थी। दीर्घ भरता समीर निश्वास, जब समीर यानी हवा भी गंभीर अपनी श्वासें छोड़ रहा था, प्रखर झरती जब पावन धार, और उसी वक्त मेघों से मूसलाधार वर्षा होने लगी, एक पवित्र धारा बहने लगी। न जाने तड़प तड़ित में कौन, तभी न जाने कौन था जो उन तड़पती हुई बिजलियों के बीच से मुझे, तड़पती हुई बिजली के बीच से मुझे इंगित करता था मौन। कवि को लगता है कि उन तड़पती बिजलियों के मध्य से कोई उसे क्या कर रहा है? बुला रहा है, कोई निमंत्रण दे रहा है। तो इस प्रकार से कवि अपनी जो अज्ञात प्रियतमा है उसके प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। आगे भी हम इसी प्रकार देखेंगे। देख वसुधा का यौवन भार गुंज उठता है, जब मधुमास विदुर उर में, विदुर उर के से मृदु उद्गार कुसुम जब फुल पड़ता सो उच्छावास, न जाने सौरभ के विस्फोन संदेशा मुझे भेजता मौन। कवि कहते हैं वसुधा का यौवन भार, बसंत ऋतु की मधुरिमा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत की जो मधुरम छाया है, वो बसंत ऋतु की जो मधुर वातावरण है उसके अंदर संपूर्ण वसुधा यानी संपूर्ण धरती अपनी यौवन अवस्था से, यौवन भार से भर उठी है ना। उसका सौंदर्य मतलब यौवन सौंदर्य से पूरी धरती झुक गई है। गूंज उठता जब मधुमास है ना, और तभी क्या है कि जब पूरी पृथ्वी अपने यौवन अवस्था से भरपूर दिखाई देती है, और मधुमास समझिए कि उसी वक्त क्या है, मधुमास खिला हुआ है, ऐसा हमको समझना चाहिए। बसंत की गुंजार चारों तरफ है। विदुर उर्के से उद्गार वियोगी हृदय के समान उद्गार कुसुम जब फूल पड़ते, उच्छावास कोमल भाव से फूल पड़ते हैं वो फूल, वियोगी हृदय के मृदु उद्गार के समान वो पुष्प क्या है, खिल उठते हैं। न जाने सौरभ के विस्फोन, है ना, तब न जाने के सौरभ यानी सुगंध के बहाने कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। मुझे कोई चुपचाप संदेशा भेजता है, कोई अपनी ओर बुलाता सा दिखाई पड़ता है। कवि आगे कहते हैं कि क्षुब्ध जल शिखरों को जब पावात सिंधु में मतकत फैनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। संसार रूपी क्षुब्ध यानी कि संसार रूपी परेशानियों से जल शिखरों को जब वात है ना, संसार रूपी परेशानियों से घेर करके जल शिखरों यानी कि जल की लहर जब हवा